हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं? होप करता है सब लोग मस्त होंगे, टनाटन होंगे, फाइन होंगे। ठीक है बेटा, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरा का पूरा बेस है इकोनॉमिक्स का। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है बेटा, तो आज हम जो पार्टिकुलर पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरुआत कहाँ से होती है इकोनॉमिक्स की? इकोनॉमिक्स की शुरुआत ना जाओ, बेसिक है वो पहले समझ लो कि इकोनॉमिक्स आया कहाँ से। तो पूरे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में दो कॉन्सेप्ट हमको नजर आते हैं। एक तो कहता है बेटा इकोनॉमी, एक कहता है इकोनॉमी और एक कहता है इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, एक कहता है इकोनॉमी, एक कहता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर इसको शुद्ध देसी भाषा में बोला जाए तो इकोनॉमी का मतलब हो गया बेटा अर्थव्यवस्था। हिंदी थोड़ी सी हमारी खराब है, बम मत पटक देना कमेंट बॉक्स में। और इकोनॉमिक्स क्या होती है बेटा? इकोनॉमिक्स को कहते हैं शुद्ध देसी भाषा में अर्थशास्त्र। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है, अब इकोनॉमी से तुमको समझ में आ रहा है अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि वहां के रहने वाले जो लोग हैं, वहां के जो काम करने वाले लोग हैं, किसी कंट्री के लोग हो गए, किसी देश के लोग हो गए, पूरे वर्ल्ड के लोग हो गए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं किसी कंट्री के इकोनॉमी के बारे में बात करूं, ठीक है, लोग कहते हैं जनरल भाषा में हम बोलते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, यानी अर्थव्यवस्था कैसी है, तो हम वहां के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? हम बात करते हैं वहां के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कह सकते हो और ये भी एक पॉइंट कह सकते हो कि वहां के लोग, हाउ पीपल अर्न देयर लिविंग, वहां के लोग अपनी लिविंग को कैसे अर्न करते हैं बेटा। ठीक है, ठीक। बट इसमें याद रखना कि नहीं कि चोरी चमारी वाला भी है, पॉकेट मार रहे हो। पॉकेट मारने वाला काम नहीं है इसमें। लीगल एस्पेक्ट से बात हो रही है कि आप वहां पे काम कैसे करते हैं, अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अर्न कैसे करते हो। ठीक है, आप जहां भी रहते होंगे, जिस भी सोसाइटी में रहते हो, चाहे रिच क्लास की सोसाइटी हो, चाहे मिडिल क्लास की सोसाइटी हो, चाहे लोअर क्लास की सोसाइटी हो बेटा, वो अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अर्न कैसे करती है? भाई वो काम करते ही होंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ना। आपके पिताजी कुछ काम करते होंगे, आपकी माताजी कुछ काम करती होंगे, आपके भैया कुछ काम करते होंगे, आपके पापा कुछ काम करते होंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ वो काम करने के बेस पे ही तो तैयार हुआ है। ठीक है बेटा, कोई ठेला लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई गाड़ियां चलवा रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है जो काम कर रहे हैं आप, उसका एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है ना बेटा। जैसा कमाओगे वैसा खाओगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ये बात करता है इकोनॉमी हमारी किसकी, कि हाउ पीपुल अर्न देयर लिविंग, कैसे वो अर्न करते हैं। दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स जो होता है बेटा, इकोनॉमिक्स ये सोशल साइंस है। ये क्या है बेटा? सोशल साइंस। इट्स नॉट अ साइंस, इट्स अ सोशल साइंस। क्यों? क्योंकि हम सीधे सीधे किस पे डील कर रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर पे डील कर रहे हैं बेटा। किस पे डील कर रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर पे डील कर रहे हैं। और जहां ह्यूमन बिहेवियर आ गया, काम 25। ठीक है, धोखेबाज होते हैं हम लोग। ठीक, तो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है बेटा वो अलग अलग होता है। ठीक है, इसको पूरी तरीके से साइंस के स्ट्रक्चर में नहीं डाल सकते हो, ये सोशल साइंस का ही पार्ट है। यहां पे आपको देखना है कि जो इंसान है भाई, जो इंसान है, इनके वांट्स को क्या करो बेटा? वांट्स को, अरे इच्छाएं, नीड को पूरा किया जाए या इफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स को डिवाइडेड हो। कहने का तात्पर्य क्या है इसका? इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पूरे के पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी लोग रह रहे हैं उनको उन तक जो प्रोडक्ट पहुंचे वो इफिशिएंटली पहुंचना चाहिए। जो उनकी इच्छाएं हैं वो इफिशिएंटली पूरी हो जानी चाहिए। हर तबके के लोगों तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए। मान लो कि तुम्हारे पूरे इकोनॉमी में गैस सिलेंडर अगर बांटा जा रहा है, गैस सिलेंडर की अगर बटाई होगी बेटा, तो क्या होगा? गैस सिलेंडर खाली तुम्हारे घर आएगा? नहीं, हम ही घर में खाना बनाएंगे और कोई खाना नहीं बनाएगा दुनिया में।
ठीक है, सबको दिया जाएगा, तेल सबके लिए फ्री है, गाड़ियां सबके लिए फ्री है, आपके पास पैसा आप खरीद लीजिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि रिसोर्सेज को इफिशिएंटली ह्यूमन के वांट्स के हिसाब से उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये कहता है हमारा इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र। ठीक है बेटा, मतलब कि कोई छूटे ना, और शुद्ध भाषा में अगर मोदी जी की भाषा में बोला जाए तो सबका साथ सबका विकास। ठीक है बेटा, चलो, तो ये दोनों के बीच में तुमको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसके इकोनॉमी के बारे में, सबसे जरूरी तो यही है। अब इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया बेटा? इकोनॉमी कहती है तुम्हारी कि कैसे कोई पर्सन अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अर्न करता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अर्न करता है। भाई हायर सोसाइटी के लोग हैं तो पैसा ज्यादा वो अर्न कर रहे होंगे, तभी तो हायर सोसाइटी के पास है। तुम्हारे पास मेबैक है, तुम्हारे पास रोल्स रॉयल्स है, उसके बाद पता नहीं BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई, तो ये बेटा हायर सोसाइटी की गाड़ियां हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी हाई होगा और ये अर्न भी ज्यादा कर रहे होंगे। ठीक, वहीं पे एक आदमी है जो साइकिल चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है? उसके मुकाबले तो लो है ना बेटा, काफी लो है, तो उसकी अर्निंग प्रोसेस क्या होगी? ठीक है, तो ये डिसाइड करती है इकोनॉमी, हमारी बताती है कि वहां के लोग कैसे हैं। जैसे यूएस में कहते हैं अमीर लोग हैं, इसका मतलब ये है कि वहां के लोग ज्यादा खर्च कर रहे होंगे, ज्यादा खा रहे होंगे, ज्यादा कंजम्पशन होगा, तो अर्न हो रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? इसका मतलब कि वहां का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई है। मैं अगर युगांडा की बात करूं, मेडागास्कर की बात करूं, श्रीलंका की बात करूं, तो वहां पे क्या है बेटा? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लो है। कहने का मतलब क्या होगा कि वहां के लोग कम कमा रहे हैं, कम खर्चा कर रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक, तो किसी भी इकोनॉमी में कुछ वाइटल प्रोसेस होते हैं। अब वाइटल प्रोसेस से पहले हमेशा याद रखना बेटा कि हम काम करते हैं, क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में। क्या करते हैं? किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना तुम। अरे मतलब तुम नहीं करते हो, तुम्हारे घर वाले करते हैं, कहीं ना कहीं तो करते होंगे। बोलो, तुम्हारे पिताजी टाटा में काम कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी फेसबुक में काम कर रहे हो, तुम्हारा भाई फेसबुक में काम कर रहा हो, फ्लिपकार्ट में काम कर रहा हो, अमेजॉन में काम कर रहा हो, चाहे मिंत्रा में काम कर रहा हो, चाहे स्नैपडील में काम कर रहा हो, चाहे ट्विटर में काम कर रहा हो, चाहे तुम इलॉन मस्क के लिए क्यों ना काम करो, चाहे तुम नासा के लिए क्यों ना काम करो, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो जुड़े हुए हो। वो ऑर्गेनाइजेशन तो प्रेजेंट है वहां पे। बोलो, वो ऑर्गेनाइजेशन तो वहां पे प्रेजेंट है ना। बिना उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या तुमको काम मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी कि सर वो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बड़ा मालिक है, मान लो कि मैं कहता हूं अंबानी जी की बात लेता हूं, हमारे जो भाई साहब हैं, मोटा भाई। तो अगर मोटा भाई की बात करें तो मोटा भाई कहे कि तुम कहोगे कि ऐसा है कि सर मोटा भाई काम ना करना चाहे तो मोटा भाई चाह के भी काम नहीं रोक सकते हैं। क्यों बेटा? मैं बोलता हूं कि इनकी कंपनी में मान लो कि 10,000 लोग हैं। कितने बेटा? 10,000 लोग काम करते हो, तो अंबानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 10,000 लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को पूरा करने की है कि नहीं है? है कि नहीं? तुम इनके यहां, अगर अंबानी के यहां 10,000 लोग काम कर रहे हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंबानी जी की ये बनती है कि उन 10,000 के लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज रखें, जहां पे वो है वहां तक वो रखें। ठीक है, कम तो कर नहीं सकते। ये नहीं कि अंबानी जी सुबह उठे कहें कि नहीं आज के बाद कंपनी उम्पनी सब बंद, जियो सब बंद करो, नहीं मन है हमारा, चलेंगे संन्यास लेने हिमालय चल के एकदम बम बम भोले करेंगे। ऐसा तो करोगे नहीं तुम। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन इज अ वाइटल पॉइंट इन द इकोनॉमी। ठीक है बेटा, क्या होती है? वाइटल पॉइंट। यही ऑर्गेनाइजेशन 3 फैक्टर्स पे काम करती है, मतलब प्रोवाइड कराती है। एक तो प्रोडक्शन से रिलेटेड बेटा, ठीक। दूसरा क्या होगा? कंजम्पशन से रिलेटेड बेटा। दूसरा क्या होगा? कंजम्पशन से रिलेटेड होगा। और तीसरा होगा बेटा इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट से या कैपिटल फॉर्मेशन बेटा, या कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन तैयार होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट तैयार कर रही है तो उसका कंजम्पशन भी होगा, और तुम इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो, कहीं ना कहीं जमीन ले रहे हो, या तुम किसी कंपनी का शेयर ले रहे हो, या तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया है कि वाइटल इकोनॉमिक प्रोसेस में प्रोडक्शन जरूरी है बेटा, कंजम्पशन भी है, और इन्वेस्टमेंट के साथ कैपिटल फॉर्मेशन भी है। बात समझ में आई? अब ये तो सारे पॉइंट हैं ही, इसके साथ एक पॉइंट और समझ में आता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन तैयार कर रही है, कंजम्पशन की बात कर रही है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, तो धुआं में तो होगा नहीं,
कि मार्स से लोग आ रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, मार्स से यहाँ लोग आ रहे हैं कंजम्पशन करने, हाँ मार्स पे हमारा टाटा का वो लगा हुआ है, इंडस्ट्री लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना हमको। बनाने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा, रिसोर्स चाहिए। देखो अब रिसोर्स क्या होते हैं बेटा, रिसोर्स अगर इकोनॉमिकली अगर बोला जाए, इकोनॉमी के नाम पे अगर बोला जाए, तो रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स स्केयर्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं, स्केयर्स। स्केयर्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो खत्म हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो उनकी खत्म होने की। ठीक है बेटा, पॉसिबिलिटी क्या हो उनकी खत्म होने की। ठीक, दूसरी तरफ जो रिसोर्सेज स्केयर्स हैं बेटा, ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं अल्टरनेटिव यूज पे। क्या होते हैं बेटा, अल्टरनेटिव यूज पे। बात को समझना, दोनों में अंतर है। ठीक है, मैं बात करता हूं कि तुम्हारे पास अगर पेट्रोल ही है, तो पेट्रोल का मतलब क्या हो गया, पेट्रोल तो अबेंडेंट तो है नहीं कि एकदम मिल गया चलो आओ आज रास्ते पे फेंकेंगे, हाँ आज मिला है पेट्रोल सस्ते में आज लगा देंगे आग दुनिया को, ऐसा तो करोगे नहीं। तो रिसोर्सेज तुम्हारे पास क्या है बेटा, रिसोर्सेज जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम्हारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे ह्यूमन हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये इसी की तो बात कर रहा है। यही तो रिसोर्स है, इसी रिसोर्स का तो तुम इस्तेमाल करके आगे बढ़ोगे। इकोनॉमी में अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो काम क्या करेगा, रोबोट तो आके काम करेंगे नहीं। और इंसानों से ही तो इकोनॉमी है हमारी। बोलो कि अगर अभी पूरे के पूरे वर्ल्ड में लोग नंगे घूमने लगे, लोग खाना खाना छोड़ दें, लोग पानी पीना छोड़ दें, लोग फोन उठाना छोड़ दें, लोग फोन खरीदना छोड़ दें, हर वो सामान जो तुम कंज्यूम करते हो उसका यूज ही करना अगर छोड़ दे इंसान, तो हमको इकोनॉमी की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अपना पुराना एकदम उलाला करो और जानवर मार के खाओ, क्या दिक्कत है। बट जो भी काम हो रहा है बेटा, वो अराउंड द ह्यूमन नीड के ही तो हो रहा है। बोलो एप्पल का फोन तुमको बेचा जाता है ये कह के कि सबसे बढ़िया फोन है, 1.5 लाख का फोन तुम्हारे मुंह पर चिपका देते हैं और तुमसे 1.5 लाख रुपए ले भी लेते हैं। बोलो मर्सिडीज तुमको गाड़ी ही है, वो तुमको 5 करोड़ की गाड़ी वो बेच रहे हैं ये कह के कि ये हाई रिस्क सोसाइटी की गाड़ियां हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि उसमें बैठ जाओगे तो उड़ के पहुंच जाओगे सीधे, ऐसा तो है नहीं कि आज तुम बैठे दिल्ली में और तुरंत एकदम बैठे हो लंदन पहुंच गए 5 करोड़ देके। भाई वो भी उसी रफ्तार से, हाँ भाई चलो ठीक है 100-200 किलोमीटर की अधिक रफ्तार होगी उसकी, ठीक है थोड़ा सा लग्जरी दे देंगे। तो तुमको लग्जरी ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, इकोनॉमी में तुमको लग्जरी ही तो दी जा रही है। तुमसे ये कहा जा रहा है कि तुम जितना खर्च करोगे उतनी ही ज्यादा लग्जरी मिलेगी, उतना ही ज्यादा अर्न कर रहे हो और उतना ही ज्यादा खर्च कर रहे हो। एक नॉर्मल इंसान की जीविका चलाने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको 3 टाइम का खाना चाहिए, उसके शरीर पे कपड़ा चाहिए और वो कनेक्टेड रहे अपने रिलेटिव से, यही तो चाहिए। और उसके ऊपर मान लो कि छत हो गई, उसके अलावा उसको ना 10 करोड़ की गाड़ी की जरूरत है, ना उसको 16 लाख की और 15 लाख की और 14 लाख की घड़ी की जरूरत है, ना उसको 3 लाख के फोन की जरूरत है, ना उसको एकदम बढ़िया शैंडलियर वाला घर की जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि शैंडलियर वाले घर में सोओगे तो तुम्हारा एकदम अलग ही रुतबा हो जाएगा। तो सब कुछ क्या कर रहे हैं आप, रुतबे के लिए ही तो कर रहे हैं। तो इकोनॉमी अराउंड द ह्यूमन नीड ही तो काम कर रही है। हमारी ह्यूमन नीड जितनी ज्यादा होगी इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा बूस्ट करेगी। ठीक है बेटा, तो रिसोर्सेज क्या हैं, स्केयर्स हैं हमारे पास। रिसोर्सेज क्या हैं, स्केयर्स हैं। ठीक, इनका अल्टरनेटिव यूज भी है और प्लस ये अल्टरनेटिव यूज कैसे आया, ये आया बेटा ह्यूमन वांट की वजह से। किसकी वजह से, इसी की मैं बात कर रहा था। किसकी वजह से बेटा, ह्यूमन वांट की वजह से, इंसानों की वांट की वजह से। हमारी ही वांट तो रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव यूज में लेके जा रहे हैं हम। मान लो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं कि एक कोयल बनता है, एक कोयल है बेटा, कोयल का मतलब कोयला, ठीक है बेटा। अब कोयला है, ठीक, कोयले से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है बेटा, थर्मल वाली, इसको जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो तुम, ठीक, हम नहीं बनाते हैं, मतलब गवर्नमेंट तैयार करती है। इस इलेक्ट्रिसिटियों को हाउसेस, इंडस्ट्रीज और व्हाट नॉट कहां कहां इसको दिया जाता है। तो ऐसा है कि तुम बिजली का इस्तेमाल सिर्फ पंखे के लिए और लाइट के लिए करते हो, नहीं करते हो। तुम फोन चार्ज कर रहे हो, कैमरा चार्ज कर रहे हो, मेरे पास ये इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ये लाइट लगी हुई है, ये कैमरा लगा हुआ है, आगे लैपटॉप रखा हुआ है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब कुछ तो अल्टरनेटिव यूज की तरफ हमें दिखा रहा है कि एक सिंगल प्रोडक्ट के कितने अल्टरनेटिव यूज हैं। और दूसरी तरफ हमारी ह्यूमन वांट, ये अनलिमिटेड है, इसका तो कोई खत्म ही नहीं होता है।
ये तो समुंदर है ना, हमारी वांट क्या है, समुद्र है, जितना डालोगे उतना वो समाता जाएगा। ठीक है, आज तुमको, जब हम लोग छोटे थे तो नोकिया का फोन हमें अच्छा लगता था, मतलब अपने जमाने की बात कर रहे हैं, तुम लोग के जमाने में तो मान लो कि आजकल एप्पल से शुरू करते हो तुम लोग। नोकिया का फोन अच्छा लगता था, नोकिया से हम लोग सैमसंग पे आए, वाह वाह, सैमसंग पे आए, सैमसंग से हम कहाँ चले आए, एप्पल पे चले आए। ठीक है, तो हमारी वांट धीरे धीरे बढ़ती गई ना। हमारा ऐसा तो है नहीं कि वांट हमारी अच्छी है, ऐसा है कि एकदम सिंगुलर वांट है, एक ही वांट है, उसी भी जीवन हम जी रहे हैं, नहीं बेटा, हमारी वांट्स बड़ी बड़ी हैं। तो हमारी वांट्स जब ज्यादा हो जाएंगे बेटा, तो रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज होने लगते हैं। ठीक है, और वो जो अल्टरनेटिव यूज होते हैं बेटा, वो क्या दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि आपके रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, कभी ना कभी खत्म हो ही जाने हैं, आज नहीं कल तो उनका काम समाप्त होना ही होना है। तो इसी पे बात करता है कौन, इसी पे बात करती है इकोनॉमिक्स। क्या बात करती है, अर्थशास्त्र बात करती है। ये कहती है कि आप अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करो कि जितने भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लोग हैं उन सब तक वो पहुंचे और स्केयर भी ना हो। ठीक है बेटा, तो दोनों में यही अंतर है। ठीक है, अब देखो क्या चलाते हैं बात, अब कहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अब तो ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन वांट्स हैं, ह्यूमन वांट्स के साथ हम स्कैरसिटी की तरफ जाते हैं जिसका अल्टरनेटिव यूज है, और हम रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ अब हमको ये देखना है कि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते क्यों हैं, हम क्यों इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं। भाई इकोनॉमिक्स को आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं ताकि आप स्कैरसिटी को कंट्रोल कर सकें। किसको कर सकें बेटा, स्कैरसिटी को कंट्रोल कर सकें, जो रिसोर्सेज स्केयर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें, ह्यूमन वांट्स को मिनिमल किया जा सके, मतलब खत्म तो नहीं कर सकते हो बट मिनिमल की कोशिश कर सकते हो, सबके साथ नहीं कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं कि सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी ऑन द गैस, तो वो आपके वांट्स को धीरे धीरे, या तो आप ज्यादा काम करिए उस गैस को खरीदने के लिए, ज्यादा वर्क करिए, या तो फिर आप गैस यूज करना ही बंद कर दीजिए। पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो आप या तो ज्यादा काम करिए उस पेट्रोल को खरीदने के लिए, या तो फिर मत खरीदिए, अल्टरनेटिव पे चले जाइए। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करिए, इलेक्ट्रिसिटी बाइक यूज करिए, इलेक्ट्रिक कारें यूज करिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, ह्यूमन वांट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल इन द सेंस का मिनिमल वे में, बहुत ही छोटे छोटे तरीके में, छोटे छोटे पॉकेट्स में बेटा। ठीक है, तो ये बात करती है इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, अब अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ इसी में आता है बेटा जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, या उसके बाद से आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है बेटा वो बात करता है तुम्हारी किसके बारे में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तुम्हारी बात करता है बेटा कि तुम अपनी इकोनॉमी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, व्हाट लगा के, व्हाट इज, व्हाट विल बी, क्या प्रॉब्लम है आपकी, अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, उस बारे में बात करती है क्या बेटा, हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो अगर हम बात करें किसकी बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बेटा, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करती है व्हाट इज लगा के, व्हाट इज, व्हाट विल बी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, व्हाट विल बी, व्हाट लग जाएगा, व्हाट लग जाएगा इसमें, किसी भी इकोनॉमी प्रॉब्लम की, किसकी बातें, ये सब कुछ किसके साथ जुड़े होंगे, ये सब कुछ जुड़े होंगे किसके साथ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ। ठीक है बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ जुड़े होंगे, क्या प्रॉब्लम है आपकी इकोनॉमी की, उसको सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, जैसे मैं बोलता हूं कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, एक सिंपल सा फैक्ट है ये, हाँ भाई पॉपुलेटेड है हम। ठीक, मैं बोलूं कि प्राइजेस ऑफ ऑयल इज हाइक्ड, कहने का मतलब क्या हो गया, ऑयल की प्राइस हाइक्ड हो गई। तो देख रहे हो इन दोनों ही बातों में वो बात कर रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि व्हाट इज, क्या होगा। ठीक है,
यहां पे वो जजमेंट नहीं दे रहा है, यहां पे कोई भी जजमेंट नहीं है, तुम्हारे क्वेश्चन आयर्स में कोई भी जजमेंट नहीं है बेटा। ये सिर्फ किस पे बात करता है, ये सिर्फ बात करता है फैक्ट्स पे, जो फैक्ट्स होंगे उस पे ये बात करेगा, ठीक है। जो तुम्हारे पास फैक्ट्स अवेलेबल है उन्हीं फैक्ट्स के बारे में ये बात करेगा, उसके अलावा ये बात नहीं करता है, ठीक। इसी के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट हमको आता है बेटा, जिसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये किस चिड़िया का नाम है बेटा, ये उस चिड़िया का नाम है जो हमेशा क्या होते हैं, ये बात करता है O2 वाले, O2। अब क्या मतलब कि कैसे तुम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। इकोनॉमिक जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसमें ये क्या करेगा बेटा, जजमेंट लगा देता है। क्या कर देता है, जजमेंट लगा देता है, ठीक है। इंडियाज पॉपुलेशन इज ओवर पॉपुलेटेड, पीपल डू समथिंग, कुछ करिए देश के लिए, पेट्रोल का दाम कहाँ बढ़ रहा है, कम करिए इसको। कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां O2 के बारे में बात करेगा। O2 का मतलब यह है कि जजमेंट दे देगा। ये फैक्ट से बात नहीं करते हैं, ये इंडिविजुअल ओपिनियन होता है, ये इंडिविजुअल ओपिनियन के बारे में बात करेगा बेटा। किसके बारे में बात करेगा, इंडिविजुअल ओपिनियन के बारे में बात करेगा, ठीक है। इंडिविजुअल ओपिनियन के बारे में बात करेगा। ये हमेशा जजमेंट के साथ आता है। किसके साथ आता है बेटा, जजमेंट के साथ आता है। इसमें किसी भी कोई भी फैक्ट नहीं होता है, ठीक है। इंडिया के रास्तों में बहुत गड्ढे हैं, ठीक करिए इसको। बात समझ में आए कि नहीं समझ में? ये शुड वाला प्रॉब्लम है कि अरे इसको ऐसे ठीक करना है, वैसे ठीक करना है। तो इंडिविजुअल ओपिनियन की जब बात करने लगेगा तो वो कहेगा बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सीधे सीधे कहता है कि प्रॉब्लम के बारे में सोचो, उसको सॉल्व करने के बारे में सोचो, उसमें जजमेंट ना लाओ, उसमें फैक्ट दो कि क्या फैक्ट है उसके बारे में, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो ये हमेशा फैक्ट से बात करेगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कोई एक्ट फैक्ट की बात नहीं, ना जरूरत है एक्ट फैक्ट की बात, हमारा जो मानना है वही मानेंगे, ठीक है। तेल का दाम बढ़ा है, मोदी की गलती है, हम नहीं जानते क्यों बढ़ाए हैं, ठीक है बेटा। तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस आता है, ठीक। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये तुमको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी में दूसरा पॉइंट, देखो इसी में दूसरा पॉइंट है बेटा। तुमसे ये बात करेगा किसके बारे में, तुमसे ये बात करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स या लजा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी तरफ बात करेगा बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसके बारे में बात करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स तुमको नाम से ही समझ में आ रहा है, आई दिया है यहां पे, पता नहीं कौन किताब में देखे थे यार, हमारा आइडिया चुरा लेते हैं, और इसमें ए दिख रहा है, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया है, आई का मतलब हो गया बेटा इंडिविजुअल। क्या हो गया, इंडिविजुअल। यहां ए के बारे में बात किया यानी ये एग्रीगेट हो गया बेटा। क्या हो गया, एग्रीगेट, ठीक। ये दोनों समझ में आए। माइक्रो तुमको समझ में आ रहा है कि छोटे एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करेगा, छोटा सा, नन्ही सा, लिटिल, मतलब कि इंडिविजुअल के डिमांड के बारे में बात करेगा, इंडिविजुअल के सप्लाई के बारे में बात करेगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेगा, इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करेगा। ये सब के बारे में बात नहीं करता है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या सप्लाई है, उसका क्या प्राइस थ्योरी है, तो वो उसके बारे में बात करेगा बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, ये इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करेगा, ये इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करेगा बेटा, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेगा, ठीक। तो मैंने तुमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बता दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया कि बेटा इंडिविजुअल के डिमांड के बारे में बात करेगा, इंडिविजुअल के सप्लाई के बारे में बात करेगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सब नहीं जानता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम से तुमको समझ में आ रहा है कि टोटल ओवरऑल डिमांड और टोटल सप्लाई के बारे में बात करेगा कि इकोनॉमी में टोटल क्या डिमांड है किसी कमोडिटी की और टोटल क्या सप्लाई है उस कमोडिटी की, ठीक है। मैं बोलूं कि एग्जांपल दूं कि तुम्हारे बगल की दुकान में नंदलाल के यहां मैगी मिलती है। क्या मिलती है, मैगी मिलती है, ठीक है बेटा। क्या मिलती है, मैगी मिलती है, और उसके साथ वाई वाई मिलता है, ठीक है। ये भी मैगी नूडल है, अलग नूडल है, दोनों ही मिलते हैं,
इसके यहाँ मैगी ज़्यादा बिकती है, वाई वाई कम बिकता है। ये सिर्फ किसके लिए हो गया? उस नंदलाल की बात कर रहा है। बट जैसे ही तुम आ जाओगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये ओवरऑल की बात करेगा कि ओवरऑल मैगी की क्या डिमांड है और वाई वाई की क्या डिमांड है। ये ओवरऑल की बात करेगा बेटा, पूरे इकोनॉमी में बात करेगा, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेगा। यहाँ नंदलाल की बात हो रही है सिर्फ, यहाँ किसी की नहीं, यहाँ ओवरऑल की बात हो रही है। उसी तरह दूसरी तरफ इसको हम कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं प्राइस थ्योरी। क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी। ठीक, इसको हम कहते हैं बेटा एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसको क्या कहते हैं बेटा? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसको कहते हैं बेटा एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस यही होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल डिमांड एंड ओवरऑल सप्लाई के बारे में बात करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में बात करता है। इसको बाकी पूरे किसी से मतलब नहीं है। दोनों ही जो होते हैं, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं बेटा। बिना इसके मतलब चड्डी वड्डी वाला मामला है, बिना इसके ये नहीं रह पाएंगे और बिना इसके ये नहीं रह पाएंगे। अगर मैं बोलूं कि कोई एक इंडिविजुअल डिमांड नहीं करता है, इंडिविजुअल डिमांड से, मान लो कि मैं कहूं कि तुम सेव करो, पैसा बचाओ, जितना बचा सकते हो पैसा बचाओ यार, खर्चा उतना किया करो। तुमको तो मैंने इंडिविजुअलिटी समझा दिया कि भैया तुम खर्चा मत करो, डिमांड मत करो। हाँ, बट अगर वो एक इंसान, अगर वो पॉकेट्स में बनते जाए और पूरा देश सेव करने लगे, तो किसको नौकरी मिलेगी? सब पॉकेट पैसा बचा लिए, सब बैंक में पैसा रखे हैं, पैसा कहीं ना जा रहा है ना कहीं आ रहा है, ना कुछ खरीद रहे हो ना कुछ पी रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो इकोनॉमी तो पूरी की पूरी डाउन हो जाएगी। तो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं बेटा। अगर एक इंडिविजुअल की डिमांड में थोड़ा सा भी फर्क आएगा तो वो हो सकता है कि मास पे भी फर्क पड़े, और जब मास पे फर्क पड़ेगा बेटा तो तुम्हारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये बात है। यहां पे आपको क्या हो गया बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया। अब इसी के बाद तुम्हारा जो दूसरा टॉपिक आता है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी की प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है बेटा। अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? किसी भी सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? तीन कंडीशंस हमको इसमें समझ में आती हैं कि तीन कंडीशंस के बारे में बात करेगा। ठीक है बेटा। पहला बात करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा बात करेगा बेटा हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है बेटा। और तीसरा बात करेगा फॉर whom to produce, for whom to produce। ठीक है बेटा, ये है सेंट्रल प्रॉब्लम की इकोनॉमी। कहने का मतलब क्या हो गया कि what to produce, क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, क्या बनाओगे इकोनॉमी में? तो सबसे पहले तुमको ये देखना होगा कि तुम्हारी इकोनॉमी की स्ट्रक्चर कैसा है। तुम तो सबसे पहले यही नहीं देखोगे कि तुम्हारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर अमीर लोग ज्यादा हैं, खर्चा ज्यादा करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि तुम क्या करोगे? रिच प्रोडक्ट्स तैयार करोगे बेटा। क्या तैयार करोगे? रिच प्रोडक्ट्स तैयार करोगे, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारी इकोनॉमी में अमीर ज्यादा हैं, खरीदेंगे ज्यादा। दूसरी तरफ तुम्हारी इकोनॉमी में मिडिल क्लास के परिवार के लोग हैं, तो मिडिल प्रोडक्ट्स में आओगे, ऐसे प्रोडक्ट्स आएगा जिनके प्राइसेस क्या हो, जिसके प्राइसेस कांस्टेंट हो बेटा। ठीक है बेटा, जिनके प्राइसेस क्या हो? कांस्टेंट हो, ज्यादा हाई पे ना हो, ज्यादा लो पे ना हो। बट तुम्हारी इकोनॉमी लोअर है, यानी पुअर प्रोडक्ट्स तुम तैयार करोगे, ऐसे प्रोडक्ट्स जो सिर्फ तुमको मुंह पे लोगों के फेंक देने हैं। मैं बोलता हूं कि मां तुम्हारे यहां, मैं इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया में अगर मैं बॉम्बे की बात करूं, बैंगलोर की बात करूं, चेन्नई की बात करूं, महाराष्ट्र में तुम्हारा महाराष्ट्र की बात किया, गुजरात की बात किया, तो यहां पे हायर सोसाइटी है बेटा, हायर सोसाइटी है ना यहाँ पे। तो देखोगे कि वहां पे तुमको बड़े बड़ी गाड़ियों के शोरूम्स तुमको मिल जाएंगे। दिल्ली में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, तुम हरियाणा साइड में चले जाओ, महाराष्ट्र साइड में चले जाओ, गुजरात साइड में चले जाओ, तो तुमको मर्सिडीज का मिल जाएगा, तुमको BMW का मिल जाएगा, तुमको रोल्स रॉयल्स का मिल जाएगा, ठीक है, डुकाटी का मिल जाएगा। ठीक है बेटा।
बट वहीं छोटे गांव में, बिहार के गांव में किसी चले जाओ, एक उड़ीसा के गांव में चले जाओ, एक उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाओ, या उत्तर प्रदेश के किसी शहर में चले जाओ, अगर तुम वाराणसी की बात करो या तुम उसके बाद इलाहाबाद की बात करो, तो तुमको BMW दिखेगी वहां पे? नहीं दिखेगी। गाड़ियां दिख सकती हैं बट एजेंसीज नहीं दिखेंगी, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे वो प्रोडक्ट हम नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि वहां पे मिडिल प्रोडक्ट्स वाले कंजम्पशन के लोग ज्यादा हैं। है कि नहीं है? दूसरी तरफ पुअर प्रोडक्ट्स बेटा, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको खाने के वांदे पड़े हुए हैं, उड़ीसा का वो गांव, बिहार का वो गांव जहां पे गाड़ियों की एजेंसीज नहीं है, जहां साइकिल की एजेंसी नहीं है, लोग पैदल जाते हैं, एक कोई बढ़िया गाड़ी तुमको अवेलेबल नहीं मिलेगी, तो वहां पे क्या है बेटा, वहां पे एजेंसीज नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे बेटा, लोअर क्वालिटी के हमको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको यह देखना है कि तुम्हारी इकोनॉमी के लोग कैसे हैं, वहां पे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, रिच सोसाइटी वाला है, मिडिल सोसाइटी वाला है कि पुअर सोसाइटी वाला है। एक छोटे से इंसान के गांव में चले जाओगे, उसके यहाँ लोग, छोटे से गांव, एक बिहार के गांव में चले जाओगे, वहां पे तुमको कुरकुरे मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। 3 रुपए 4 रुपए के जो कुरकुरे होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा इनकम नहीं है कि वो 10 रुपए के कुरकुरे खा सकें। वो पैकेट फाड़ के, बेचारे वो पैकेट फाड़ लेते हैं, फाड़ के उसमें से निकालते हैं और खाते हैं। ठीक है, वो किस क्वालिटी का बना हुआ है, उसमें कौन सा ऑयल यूज है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है। हम ना आजकल भावकाल में मार इंग्रेडिएंट देख रहे हैं, ओ शुगर है इसमें, तो ओ इसमें तो सॉल्ट है, सोडियम, ओ इसमें तो ग्लूकोज है, इसमें तो ग्लूटामाइन है, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है इसमें। कीटो डाइट कर रहे हैं, ये डाइट कर रहे हैं, वो डाइट कर रहे हैं, और एक गांव का एक तबके का लड़का जिसको एक शुद्ध खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारी इकोनॉमिक सोसाइटी है कि हम अमीर भी हैं और हम एकदम गरीब भी हैं, दोनों ही प्रोस्पेक्टिस पे हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी आई बेटा। इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पास क्या आई, हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी आई, जिसमें हर प्रोडक्ट को तैयार करने की बात हो रही थी। एक बड़े प्रोडक्ट को तैयार करना था, एक हायर क्लास के सोसाइटी के लिए भी तैयार करना था, और एक लोअर क्लास की सोसाइटी के लिए भी हमको तैयार करना था। दोनों ही हमको देने थे और ये जरूरी भी था। ठीक है बेटा, तो यहां तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको क्या बनाना है, कैसे बनाओगे, हाउ टू प्रोड्यूस। अब 2 तरह की टेक्निक होती है बेटा, 2 तरह की टेक्निक होती है। ठीक है बेटा, यहां तो प्रोडक्ट की बात हो गई कि प्रोडक्ट से क्या रिलेट करोगे तुम। अब 2 तरह की टेक्निक होती है। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या करोगे, एक तो होता है बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है बेटा, इसमें भी वही बात आ गई, तुमको पहले तो ये देखना होगा कि कौन सी टेक्निक तुम्हारे यहां काम करेगी। अगर तुम्हारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, क्या है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लोगों के पास नौकरियां कम है, तो तुम कोशिश करोगे कि तुम वहां के लोगों को नौकरी दो, तो तुम लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करोगे, यानी तुम LIT का इस्तेमाल करोगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करोगे प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। बट अगर तुम्हारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो तुम कोशिश करोगे कि तुम कैपिटल इंटेंसिव यानी टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ। किसकी तरफ जाओ बेटा, टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ। ठीक है बेटा, अब इसमें भी कई कंडीशंस हैं, वो भी तुमको ध्यान दें। कई कंडीशन, एक सिंपल कंडीशन है। सबसे पहले तुमको यह देखना है कि तुम्हारी इकोनॉमी में कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, मतलब कि सिचुएशन क्या है। एक डेटा तुमको अगर पता चल गया कि हाँ भाई जिस एरिया में मैं जा रहा हूं उस एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, अगर मैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देता हूं, तो यह भी उनको देखना होता है कि मैं कितना पैसा लगा रहा हूं और उसकी वजह से रिटर्न भी मुझे कितना मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो ऑन द कॉन्ट्ररी नोट, ये ऑफ द बुक की अगर मैं बात करूं तो इसका इस्तेमाल इकोनॉमी में बहुत कम कंपनियां ही करती हैं, बहुत कम कंपनियां ही ऐसी हैं जो हाउ टू प्रोड्यूस को लिटरली लेती हैं बेटा। ठीक है, उसमें एक टाटा है जो हाउ टू प्रोड्यूस को लेती है बेटा। ठीक है बेटा, बाकी कोई बड़ी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो इसको ले। ठीक है, तो सिचुएशन कहने का मतलब यही हो गया बेटा कि आप देखेंगे कि अगर इकोनॉमी में, वहां की अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो हम LIT का इस्तेमाल करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं है तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के साथ जा सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम रिच सोसाइटी की बात करें जहां पे पैसे वाले लोग हैं तो वहां पे तुम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जा सकते हो। अगर मिडिल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो वहां दोनों का इस्तेमाल करिए, और पुअर सोसाइटी में तो ऑब्वियस सी बात है बेटा तुमको वही। और यहां पे बात आती है किसके लिए बनाओगे किसके लिए बनाओगे बेटा। अब किसके लिए बनाओगे बेटा, तुम्हारे पास 3 ही सोसाइटी तो हैं, एक पुअर सोसाइटी हो गई, एक मिडिल सोसाइटी हो गई, एक रिच सोसाइटी हो गई बेटा। यही तो 3 है तुम्हारे पास, और क्या ही है तुम्हारे पास।
ऐसा तो है नहीं। अब इसी में है, इसी को तीन और भाग, एक बीच में होगा, एक बीच में होगा, एक जो पुअर से और मिडिल के बीच में हायर पुअर वाला हो गया, मिडिल और रिच के बाद में मिडिल रिच हो गया। यही है, इसी में खेलना है आपको। तो आपको ये देखना है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है, तभी तो बेच पाओगे। देखो मैं एग्जांपल देता हूं। पार्ले जी ने क्या किया, पार्ले जी ने तो यही किया ना कि उसने क्या किया कि मास पे काम किया। जो उसने देखा कि पॉपुलेशन हमारी जो मास है वो मतलब पुअर और पुअर से थोड़ी सी मिडिल क्लास, मतलब कि थोड़ा सा कमाते हैं, मतलब पुअर वाले से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, फिर डंडा मार देता है, फट से नीचे चले जाते हैं। तो वो उस सोसाइटी में थे बेटा। तो पुअर को ठीक करने के लिए, मतलब पुअर तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया, पार्ले जी ने ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल किया कि वो मास तक जा सके। ठीक है बेटा, हंसने की बात नहीं है, बट कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर सकते, चाह के भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, कोशिश तो आप करते हैं कि आप कुछ कर सकें, बट खैर इधर देखो। अब अगर हम बात करते हैं कि पुअर सोसाइटी तुमको देखनी है कि पुअर सोसाइटी कैसी है आपकी। ठीक है बेटा, आपके यहाँ पुअर सोसाइटी कितनी ज़्यादा है, दूसरी तरफ आपके यहाँ मिडिल सोसाइटी कितनी है, आपके यहाँ रिच सोसाइटी कैसी है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको पैसा मिलता है। अगर कंपनी को ये देखना हो इकोनॉमिकली, अगर इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं ये देखूंगा कि वहाँ पे गरीबी क्या है। अगर गरीबी ज़्यादा होगी तो मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को तैयार करूँगा कि उन गरीबों तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, एक ये मेरा माइंडसेट है। कोई ऐसे माइंडसेट वाला हो जिसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो तो वो रिच सोसाइटी की तरफ जाएगा, महंगे प्रोडक्ट्स तैयार करेगा, महंगे प्रोडक्ट्स लोगों को बेचेगा, क्योंकि जानता है पैसा मिलना ही मिलना है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो दोनों ही तरफ झुकते हैं, मतलब कि कुछ पुअर के साथ भी जाना चाहते हैं, कुछ रिच के साथ भी जाना चाहते हैं, या कुछ बीच में रहना चाहते हैं। वो कहाँ आएंगे, मिडिल में आएंगे बेटा। तो इन सभी तरीकों से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और इसमें कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही बता दूंगा, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीएफ के साथ वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल जाता हूँ कि जब भी मैं क्लास लेकर आता हूँ, अगर मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ तो कोशिश करिए कि उस बोर्ड को आप कॉपी पे राइट कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आता रहे। नहीं तो क्लास का बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहो। यार हमारे पास भी फाइनल नहीं है, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा साथ देंगे आप लोग तो पहुंच जाएंगे उस लिमिट तक। ठीक है बेटा, अपना भी नाम होगा है। चलो ठीक है बेटा, तो वेल एंड गुड, और तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके बाय।